कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। डेविल किंग की लाडो पार्ट 7। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि राघव आयंसी के नाम पर एक कंपनी खोलता है, तो वहीं अयान आयंसी के मासूमियत का फ़ायदा उठा रहा था। अब आगे सुबह का वक्त था। सिया मंदिर में पूजा कर रही थी और तानी भी उसी के साथ ही थी। सिया आरती करती है और सबको आरती देती है और सब वहीं मौजूद थे सिवाय आयंसी के। वो अभी भी अपने कमरे में थी और शायद सो रही थी। सिया आरती की थाली मंदिर में रख कर आती है और सबकी तरफ देखकर कहती है, आंसू कहाँ है, अभी तक नहीं आई। भाभी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए सो रही होगी, सिर्फ सिया हम में जवाब देती है। तब राघव कहता है, आज शाम हमें निकलना है, सबका पैकिंग हो गया। तानी झट से कहती है, नहीं हुआ, अभी बहुत पैकिंग करना है। तानी की बात सुन विवान अपना माथा पीट लेता है और कहता है, तानी ज़्यादा पैकिंग मत करना, घर बसाने नहीं जाना है रहे हम लोग। तानी मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ पता है। उन दोनों की ऐसी नोकझोंक चलती रहती है और सिया आयंसी के कमरे की तरफ चली जाती है। आयंसी का कमरा। आयंसी अपने किंग साइज बेड पर अपनी टेडी को पकड़ सो रही थी। इस वक्त वो उस बेड पर एक छोटी सी खरगोश जैसी लग रही थी। सिया उसके रूम में जाती है और आयंसी को सोते देख उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। सिया जाकर खिड़कियों से पर्दा हटाती है तो सूरज की रोशनी सीधा आंसू के चेहरे पर पड़ने लगती है, जिससे वह अपने चेहरे को कंबल से ढक फिर सो जाती है। सिया उसके पास उसके चेहरे से कंबल हटा उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, आंसू बच्चा उठ जाओ, देखो सुबह हो गई। आंसू नींद में कहती है, सोने दो ना मम्मा। सिया, अगर तुम ऐसे सोते रहोगी तो तुम पैकिंग कब करोगी, और पैकिंग नहीं करोगी तो फिर तुम हमारे साथ जयपुर नहीं जाओगी। सिया के इतना कहते ही आयंसी झट से उठ जाती है और एक ही सांस में कहती है, मुझे जयपुर जाना है, मैं पैकिंग कर लूँगी अभी। इस वक्त आयंसी बहुत प्यारी लग रही थी तो सिया उसके गालों पर प्यार से हाथ रख कहती है, मेरी गुड़िया अब जल्दी से नहाकर रेडी हो जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना बोल सिया वहाँ से चली जाती है और आयंसी कबर्ड से अपने कपड़े ले वॉशरूम में चले जाती है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, तभी वहाँ आयंसी आती है और पीछे से राघव को गले लगा उसके गालों पर किस कर कहती है, गुड मॉर्निंग भैया। राघव मुस्कुराकर कहता है, गुड मॉर्निंग बच्चा, क्या बात है आज इतनी खुश हो। आयंसी खुशी से चहकते हुए कहती है, हाँ बहुत खुश हूँ, हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं ना। वो सब खुशी से चहकते हुए कहती है। सिया आयंसी के पास अपने आंखों से काजल निकाल उसके कान के पीछे लगाकर कहते, मेरी गुड़िया आज बहुत प्यारी लग रही है, उसे किसी की नज़र ना लगे। आयंसी सच में प्यारी लग रही थी। उसने घुटने के ऊपर तक सुंदर सा पिंक कलर का फ्रॉक पहना था, पैरों में वाइट जूते, एक पैर में काला धागा, गलों को खुला छोड़े सुंदर सा पिंक कलर का क्लिप लगाया था और चेहरे पर मेकअप के नाम पर आंखों में काजल और होठों पर पिंक लिप बाम, जिसमें वो हद से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। सिया की बात पर आयंसी मुस्कुरा देती है और जाकर राघव के पास वाली चेयर पर बैठ जाती है और उसके बगल राघव के बैठा था और उसके ठीक सामने सिया, उसके बगल तानी और विवान। आयंसी अपना फ़ोन डाइनिंग टेबल पर रख देती है क्योंकि उसे अब मोबाइल चलाकर फिर से आरव से डांट नहीं खाना था। राघव आयंसी को प्यार से खिला रहा था, तभी आयंसी का फ़ोन बजता है। फ़ोन पर माय लव शो हो रहा था। फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख आयंसी की सांसें थम जाती है। वो फ़ोन उठाती उससे पहले ही आरव उसका फ़ोन टेबल से ले लेता है। आयंसी का चेहरा रोने जैसा हो गया था। उसको देखकर कोई भी कह सकता था कि वो किसी भी पल रो देगी। आरव फ़ोन में फ्लैश हो रहे नाम को देखकर कहता है, माय लव। माय लव कौन है? आयंसी आरव की तरफ नहीं देख रही थी तो आरव हल्की सख्ती से पूछता है, आंसू कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, मेरी तरफ देखो। आरव के कहने पर भी आयंसी उसका तरफ नहीं देखती तो राघव प्यार से उसकी ठोड़ी पकड़ उसका चेहरा अपनी तरफ करता है तो देखते हैं कि उसकी आंखों में आंसू है। राघव कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था लेकिन आयंसी की आंखों में आंसू नहीं। वो आरव से कहता,
इस टॉपिक को ख़त्म करो और ब्रेकफास्ट करो। आरव आयंसी का फ़ोन उसे दे देता है और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगता है, लेकिन उसके मन में हजार सवाल थे। सिर्फ उसके नहीं, राघव और विवान के मन में भी बहुत उथल पुथल थी। लेकिन इस वक्त उन दोनों ने कुछ कहना सही नहीं समझा। अगर इस वक्त वो दोनों भी आयंसी से सवाल करते तो वो और डर जाती, और वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी बच्ची उनसे डरे। आयंसी को डर भी लग रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी थी। उसे अब 1 मिनट भी वहाँ बैठा नहीं जा रहा था। वो उठकर वहाँ से अपने कमरे में भाग जाती है और सब उसे जाते हुए देखते रहते हैं। तो सिया कहती है, ये हो क्या रहा था और उस किसका कॉल आया था जिससे आरव इतना गुस्सा हो गया? कोई मुझे कुछ बताएगा, ये चल क्या रहा है? राघव बात संभालते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ है, वो आंसू का फ्रेंड का कॉल था और वो फ्रेंड आरव को नहीं पसंद। आरव से है ना आरव, यही बात है ना? राघव पलक झपकाकर उसे हाँ कहने को कहता है तो आरव जल्दी से कहता है, हाँ भाभी यही बात है और कुछ बात नहीं है। तानी आंसू छोटी बच्ची है, उसे प्यार से समझाना चाहिए और वो जिस उम्र में है दोस्ती करना तो आम बात है ना? आरव, जी भाभी। कुछ ही देर में सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है और सब अपने कमरे में चले जाते हैं पैकिंग करने के लिए। आयंसी का कमरा। आयंसी अपने कमरे में आकर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, पिछली बार आरव भैया ने मुझे थप्पड़ मारा था, इस बार मैं आयान के बारे में उन्हें नहीं बताऊंगी वरना फिर से गुस्सा करेंगे और थप्पड़ मारेंगे। मैं आयान से बहुत प्यार करती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं। आरव भैया उन्हें क्यों पसंद नहीं करते हैं? मुझे आयान के साथ रहना है। फिर अचानक से कुछ उसके दिमाग में आता है आइडिया, मैं आयान को ही भी जयपुर बुला लूँगी, कितना मज़ा आएगा और उसे विवान भैया से मिलवा दूँगी, वो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है ना। और फिर राघव भैया को भी मिलवा दूंगी क्योंकि मैंने उन्हें सिर्फ ये कहा था कि मैं आयान से प्यार करती हूँ, लेकिन कभी आयान को मिलाया ही नहीं। मुझे पता है राघव भैया और विवान भैया को आयान पसंद आएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। आयान से ये सब बहुत मासूमियत से कहती है, फिर जाकर अपने बैग पैक करने लगती है और उसमें वो अपना लैपटॉप भी रख लेती है। क्या ये ट्रिप सच में खुशियाँ लाने वाली है या किसी की ज़िंदगी में तूफान? क्या करेगा जब राघव को पता चलेगा आयंसी का इस्तेमाल कर रहा है? उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये आयंसी कहीं पिटवा ना दे आयान को। शाम का वक्त था, सब हॉल में आ चुके थे और ड्राइवर सबका सामान बस में रख रहे थे, लेकिन आयंसी अब तक नीचे नहीं आई थी। तो सिया परेशान होकर कहती है, ये आंसू क्यों नहीं आई? तानी सिया के बातों का जवाब देती है। तभी सीढ़ियों से आयंसी आते हुए नजर आती है। उसने हॉट पैंट और क्रॉप टॉप पहन रखा था। टॉप काफ़ी छोटा था जिससे उसकी पूरी कमर दिख रही थी। उसने बालों को खुला छोड़ रखा था और क्यूट सा हेयर बैंड लगाया हुआ था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस होठों पर लिप बाम लगाया हुआ था। एक हाथ में घड़ी और एक क्यूट सा पिंक कलर का बैग उसने टांग रखा था और पैरों में वाइट जूते पहन रखे थे। कुल मिलाकर आयंसी काफ़ी प्यारी लग रही थी। सिर्फ आयंसी नहीं, सिया और ताने भी बहुत प्यारी लग रही थी। जहाँ सिया ने आज साड़ी की जगह प्लाजो कुर्ती पहन रखा था तो वहीं तानी ने जीन्स और ऊपर से कुर्ती पहन रखा था और गले में स्कार्फ। वो दोनों भी काफ़ी प्यारी लग रही थी। आज सारे लड़के भी अलग लग रहे थे। वो लोग भी हर दिन की तरह फॉर्मल पहनने के जगह आज जीन्स शर्ट और ब्लेजर पहन रखा था और उनकी बॉडी पर वो कपड़े काफ़ी जच रहे थे। आयंसी सब तरफ देख कर कहती है, तानी भाभी आविदी नहीं आई। तानी, मैंने कहा तो था उसको टाइम पर आ जाने, लेकिन पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई। आरव मन में कहता है, अच्छा हुआ वो नक्चरी नहीं आई, नहीं तो बोल बोल कर सर दर्द कर देती। तानी, घड़ी में टाइम
देखते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता अब आवी आएगी, हम लोगों को निकल जाना चाहिए। सारा सामान बस में रखवाया जा चुका था। आयांशी तो पहले जाकर विंडो सीट पर बैठ गई और विंडो सीट पर बैठकर मासूमियत से कहती है, ये मेरी जगह है। उसकी प्यारी सी हरकत पर सब मुस्कुरा देते हैं। सब अपने पार्टनर के साथ बैठ चुके थे। अब आरव का कोई पार्टनर नहीं था, इसलिए वो आयांशी के पास बैठ जाता है और बस चलने लगती है। अभी बस थोड़ी ही आगे बढ़ी होगी कि उस बस के पीछे एक लड़की भाग रही थी अपने सूटकेस को लेकर। वो पीछे से हाथ दिखाते हुए बस को रुकवाने की कोशिश करती है। उस लड़की के लंबे बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे। उस लड़की की आवाज़ किसी के कानों तक नहीं जाती। आयांशी जो खिड़की के पास बैठी थी, तभी उसकी नज़र बस के पीछे भागती लड़की पर पड़ती है और वो जो जल्दी अपने सीट पर खड़े होकर कहती है, अरे ड्राइवर अंकल, जल्दी बस रोको। आयांशी ने इतनी तेज बोला कि आरव अपने कानों में हाथ रख कहता है, क्या कर रही हो आंसू, इतनी जोर क्यों चिल्ला रही हो? आयांशी, भैया बस के पीछे एक लड़की भाग रही थी। आयांशी के बोलने पर बस रुक जाती है। तभी एक लड़की अपनी सूटकेस के साथ बस पर चढ़ जाती है और लंबी लंबी सांस लेने लगती है। लड़की की हाइट 5 फुट 6 इंच था। गोरा रंग, कमर तक आते लंबे काले बाल, भूरी आँख, गुलाबी होठ, चेहरे पर नाक के बराबर मेकअप, बस आँखों में काजल लगाया हुआ था। उसने इस वक्त लॉन्ग घेर वाला स्कर्ट, उसके टॉप और गले में स्कार्फ, एक हाथ में सिल्वर चूड़ियाँ और एक हाथ में घड़ी, कानों में सिल्वर झुमके। उम्र कहीं कोई 22-23 साल से एकदम मासूम। उस लड़की को देख तानी कहती है, अभी मुंह बना कर कहती है, दी आप तो कुछ बोलो ही मत, आप मुझे छोड़कर जा रही थी। फिर सिया की तरफ देखकर, और सिया दी आप भी, आप दोनों को मुझ पर तरस नहीं आया? राघव आरव आंसू को जाने दो अभी के पास। आयांशी आरव के ऊपर से चढ़कर अभी के पास जाकर चल जाती है। आरव उसको देखते हुए कहता है, प्रिंसेस मैं हट रहा था ना। आयांशी अपने दांत दिखा देती है और आवी के पास भाग जाती है। आरव अपने कानों में हेडफोन लगा आंखें बंद कर लेता है। बस अपनी रफ्तार पर चल रही थी। बस के अंदर आंसू अवी के साथ बैठी मस्ती कर रही थी। वो अवी के फ़ोन में उसकी कॉलेज के फ़ोटोज़ देख रही थी। वो फ़ोटोज़ देखते हुए बड़ी मासूमियत से कहती है, अभी दी कॉलेज में बहुत मज़ा आता होगा ना? अभी मुस्कुराकर कहती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, फ्रेंड्स के साथ घूमना और भी बहुत कुछ करने को मिलता है। आयांशी, वाह मुझे भी कॉलेज जाना है। अभी तो तुम 10th में 2 साल बाद तो कॉलेज जाओगी। आयांशी, हाँ लेकिन मुझे स्कूल नहीं पढ़ना, अब कॉलेज जाना है। कॉलेज स्कूल से अच्छा होता होगा ना? अभी किसने कहा कॉलेज स्कूल से अच्छा होता है? जो मेमोरी स्कूल में हम बनाते हैं वो कॉलेज में तो नहीं मिलने से रही। अगर कॉलेज स्कूल से अच्छा होता तो हमारी राइटर दीदी हर बार अपने स्कूल का जिक्र ना कर रही होती। कुछ देर ऐसे ही सब बातें करते करते सफ़र का आनंद लेते हैं। फिर कुछ देर में उनकी बस एक ढाबे के पास रुकती है। राघव के बॉडीगार्ड उन बस को कवर करके उनके साथ ही अपने गाड़ी से जा रहे थे, क्योंकि वो माफिया ब्रदर्स है। अगर जरा सी भी सिक्योरिटी में चूक हुई तो किसी की जान पर बन सकती है, और अगर राघव के परिवार पर बात आए तो वो किसी को नहीं छोड़ता है। बस के रुकने पर सब बस के नीचे उतर जाते हैं। रात का खाना खाने के लिए आयांशी उस जगह को देख सिया से कहती है, मम्मा ये जगह कितनी अजीब है, होटल तो ऐसे नहीं होते ना? सिया मुस्कुराकर कहती है, ये होटल नहीं है गुड़िया, ढाबा है। आयांशी कंफ्यूज होकर कहती है, ये ढाबा क्या होता है? तानी, आंसू ढाबा भी एक तरह का होटल ही है, लेकिन यहाँ ज़्यादा अच्छा और टेस्टी खाना मिलता है। देखना तुम्हें बहुत पसंद आएगा। सब जाकर अपनी अपनी जगह ले बैठ जाते हैं और आरव और अभी एक जगह अलग बगल में बैठ जाते हैं। अभी अपने बगल में आरव को देख मुंह बना लेती है, फिर सबकी तरफ देखकर कहती है, कोई सीट एक्सचेंज करेगा क्या? आयांशी जो राघव के बगल में बैठी थी वो कहती है, अभी दी मैं नहीं करूँगी।
बैठूंगी सीट चेंज में तो राघव भैया और विवान भैया के बीच में बैठूंगी। वो दोनों मुझे अपने हाथों से खिलाएंगे ना। अभी रोने जैसी शक्ल बनाकर तानी के तरफ देखती है तो पाती है उसकी प्यारी तानी दी अपने फ़ोन में सेल्फी लेने में बिजी है। और जब सिया की तरफ देखती है तो वो आयंसी की क्यूट क्यूट बातों पर मुस्कुरा रही थी। तानी मुंह बनाते हुए अपने मन में कहती है, कैसी बहनें मिली है, मुझे एक फ़ोटो खींचने से फुर्सत नहीं और दूसरी उसको सबका ख्याल है सिर्फ अपनी मासूम बहन को छोड़कर। यार मैं भी ना पागल हूँ और जगह नहीं था क्या जो मैं इस चमगादड़ के पास बैठ गई। ये सब तानी अपने मन में कहती है। तभी उसके कानों में कोई धीरे से कहता है, सेम मुझे भी तुझ जैसे छिपकली के पास नहीं बैठना था। तानी अपने बगल में देखती है तो राघव अपने फ़ोन में बिजी था। वो अपने मन में कहती है, ये मेरे कान बज रहे हैं क्या। राघव एक लड़के को खाने का ऑर्डर देता है। तब आयंसी कहती है, भैया मुझे पिज़्ज़ा खाना है। राघव मुस्कुराकर कहते हैं, यहाँ पिज़्ज़ा नहीं मिलता है बेटा, लेकिन जो भी मिलता है तुम्हें बहुत पसंद आएगा। कुछ ही देर में उनका खाना आ जाता है और वो सब खाने लगते हैं। लेकिन तानी खाने की फ़ोटो खींच रही थी तो विवान उसको देखकर कहता है, ये क्या कर रही हो, किसी महंगे रेस्टोरेंट में नहीं है जहां तुम खाने की फ़ोटो खींच स्नैपचैट या सोशल मीडिया में डालो। तानी फ़ोटो खींचते हुए कहती है, मैं इतने टाइम बाद ढाबा आई हूँ तो फ़ोटो खींचना तो बनता है। विवान तानी पर ध्यान दिए बगैर अपने खाने में लग रहा है। राघव आयंसी को खिलाते हुए खुद भी खा रहा था। आयंसी खाने का पहला निवाला खाकर कहती है, ये तो बहुत टेस्टी है। खाना खाने के बाद उठकर सब वहीं थोड़ा घूमने लगते हैं और राघव बिल देने चला जाता है। सब लोग घूम ही रहे थे तभी आयंसी का पॉकेट में रखा फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन वाइब्रेशन में था इसलिए सुनाई नहीं दिया। वो फ़ोन निकाल देखती है तो उस पर अयान का नाम शो हो रहा था। सबके सामने वो फ़ोन नहीं उठा सकती इसलिए वो सिया के पास जा कहती है, मामा वॉशरूम जाना है। सिया, ठीक है चलो मैं भी चलती हूँ। सिया के साथ चलने की बात सुन आयंसी घबरा जाती है क्योंकि अगर सिया उसके साथ गई तो वो अयान से बात नहीं कर पाएगी। सिया के हाँ में हाँ मिलाते हुए तानी और अभी कहते हैं, हम भी जाएंगे। वो सब वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। आयंसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अयान से कैसे बात करे। वो लोग अपने में बिजी थे तो वो वॉशरूम से थोड़ा दूर आ जाती है। वो जगह वॉशरूम के पीछे तरफ का था और काफ़ी सुनसान था। वो वहाँ जाकर अयान को कॉल करती है। अयान 4-5 रिंग के बाद कॉल उठाता है और हल्के गुस्से में कहता है, अब याद आ रही है तुम्हें मेरी। अयान के इस तरह बोलने से पर आयंसी की आंखें नम हो जाती है। वो सिसकते हुए कहती है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, सब साथ में थे इसलिए कॉल नहीं उठाया। आरव भैया को पता चलता वो फिर गुस्सा करते। अयान मन में कहता है, तुम्हारे इस आरव भैया से तो बहुत पुराना भी हिसाब चुकाना है। अयान ये कुछ ना बोलने पर आयंसी फिर से कहती है, आप सुन रहे हैं ना अयान। हाँ सुन रहा हूँ, और कहाँ हो तुम। आयंसी खुशी से चकते हुए कहती है, मैं जयपुर जा रही हूँ छुट्टी मनाने, आप भी आ जाओ। अब अयान डेविल स्माइल करते के साथ कहता है, अब तो आना ही पड़ेगा मेरी जान जो वहाँ जा रही है। कुछ ही देर बाद करने के बाद वो लोग कॉल कट कर देते हैं और आयंसी कॉल कट करने के बाद जैसे पलटती है अपने सामने खड़े शख्स को देख डर जाती है। तब अभी तक वो कोई भी वॉशरूम से नहीं आया था। तीनों लड़के उनका इंतज़ार कर रहे थे। जब बहुत देर तक वो लोग नहीं आते तो तब आरव परेशान होकर कहता है, कहाँ हैं ये लोग, अभी तक आए क्यों नहीं। विवान भी आरव की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, आरव सही कर रहा है, मुझे अब चिंता हो रही है, कहीं सब मुसीबत में तो नहीं है। आरव विवान की बात सुन राघव कुछ भी चिंता होने लगती है। हालांकि वो अपने चेहरे से अपने डर और घबराहट को अपने भाइयों के समक्ष नहीं लाता क्योंकि राघव उस परिवार का नींव था। अगर वो बिखर जाए तो उसका परिवार भी बिखर जाएगा। वो लोग जैसे उन्हें ढूंढने के लिए जाने वाले होते हैं तभी उनके सामने से तीनों लड़कियां आती हुई नजर आती है जिनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। सिया जल्दी से राघव के पास आ रोते हुए कहती है, आंसू। इतना बोल वो और रोने लगती है तो राघव उनके कंधे पर पकड़ कहता है, क्या हुआ आंसू को, कहाँ है वो। सिया फिर रोते हुए कहती है, वो आंसू। राघव को अब भी चिंता
होने लगी थी। वो थोड़ा सख्ती से कहता है, सिया बोलो क्या हुआ आंसू को। सिया कुछ बोले नहीं पा रही थी, बस रोए जा रही थी। तब तानी कहती है, आंसू कहीं नहीं मिल रही है। तानी क्या इतना कहीं कहना था कि विवान गुस्से में कहता है, क्या मतलब नहीं मिल रही है, तुम लोगों के साथ ही थी ना, वो तो कहाँ गई। विवान के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था और ये पहली बार था जब सबने विवान को गुस्से में देखा। तब वरना वो हमेशा शांत ही रहता था, या फिर ये बोले कि सबसे ज़्यादा वही शांत था। विवान ने इतनी तेज आवाज़ में गुस्से में कहा कि एक पल को तानी और वहाँ मौजूद लोग डर गए। राघव माहौल को संभालते हुए कहता है, तुम तीनों यहीं रहो, हम आंसू को लेकर आते हैं। राघव जैसे जाने को मुड़ता है तभी सिया उसका हाथ पकड़ लेती है। तब राघव उसकी तरफ देखता है। सिया की आंखें नम थी। वो नम आंखों से कहती है, मेरी बच्ची। राघव उसके हाथ में अपना दूसरा हाथ पर रख कर कहता है, चिंता मत करो, हमारी बच्ची को लेकर आऊँगा। इतना बोल वो तीनों निकल जाते हैं और सिया का रो कर बुरा हाल हो जाता है। रोते वो तानी भी रही थी, लेकिन उसने खुद को काबू किया हुआ था क्योंकि इस वक्त उसे सिया को संभालना था। आयांशी जैसे फ़ोन कट कर पलटती है, उसके सामने एक शख्स होता है जिसे देख वो डर जाती है क्योंकि वो एक गुंडे जैसा दिख रहा था जो आयांशी को ऊपर से नीचे देख उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। उसके बढ़ते कदम के साथ आयांशी अपने कदम पीछे ले रही थी। वो काफ़ी डर गई थी। वो उसको देखकर कहती है, मेरे पास मत आओ। फिर चिल्लाकर, मम्मा, भैया बचाओ, मम्मा। उस आदमी के साथ 2-3 आदमी आ जाते हैं जो उस पहले आदमी के साथी थे। उनकी उम्र 30 के आसपास थी और वो कोई गुंडे शराबी लग रहे थे। उसमें से एक कहता है, अरे इसका मुंह बंद कर। वो लोग उसको पकड़ उसी सड़क पर सुला देते हैं और एनसी खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब होती है। उस पहले आदमी के दोनों साथी एनसी के हाथ पैर पकड़ लेते हैं जिससे वो उससे छूट ना पाने। उनके पकड़ने पर भी एनसी अपने हाथ पैर छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहती है, प्लीज़ अंकल मुझे जाने दो। इस वक्त एनसी बहुत रो रही थी और वो तीनों हंस रहे थे। उनमें से एक कहता है, अरे ऐसे कैसे जाने दे, कितने मुश्किल से इतनी कातिल हसीना हाथ आई है, बिना मजे किए कैसे जाने दे। एनसी को उसकी बातों का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वो रोते हुए कहती है, अंकल छोड़ो ना, दुख रहा है, भैया बचाओ। वो लोगों को उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें से एक आयांशी के पेट के बटन खोल देता है, फिर उसके टॉप के स्ट्रिप को नीचे कर देता है और उसके ऊपर झुकने लगता है। एनसी रोते हुए उन्हें खुद से दूर करने के लिए अपने हाथ पैर छुड़वाने की कोशिश करती है पर वो ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि उन लोगों ने बहुत मजबूती से उसका हाथ पैर पकड़ रखा था। एनसी रोते हुए कहती है, अंकल जाने दो ना, भैया पास जाना है, मेरा भैया आपको पनिश करनेंगे देखना। एनसी की बात सुन वो लोग हंसने लगते हैं तो उनकी हंसी काफ़ी डरावनी थी। उनमें से एक कहता है, तेरा भैया सजा देगा ना जब तू सही सलामत हालत में उसे मिलेगी। वैसे भी तेरा भाई अब भी गया तो हमारे नाम से ही डर भाग जाएगा। इतना बोल वो लोग फिर से हंसने लगते हैं और उनकी हंसी से आयांशी को डर लग रहा था। उनमें से एक आयांशी को किस करने के लिए उस पर झुकता है, तभी कोई उसका एक लात मारता है तो वो दूर जाकर गिरता है। वो आदमी गिरने पर बुखला जाता है और गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, अब किसकी हिम्मत हो गई मेरे एरिया में आकर मुझ पर हाथ उठाने की। तभी एक रौबदार आवाज़ गूंजती है, तेरे बाप की। वो तीनों गुंडे आयांशी को छोड़ सामने देखते हैं तो वहाँ राघव, आरव और विवान खड़े थे। राघव की आंखें गुस्से से लाल थी। आयांशी अपने सामने अपने भाइयों को देख जल्दी से उठ जाती है और उसके पास भाग जल्दी से राघव के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, भैया ये अंकल बहुत गंदे, इन्होंने हर्ट किया और जब मैंने कहा कि मेरे भैया इन्हें पनिश करेंगे तो इन लोगों ने कहा कि मेरे भैया इनके नाम से डरेंगे। राघव उन्होंने सबको अपनी जलती हुई निगाहों से देखता है जैसे अपनी निगाहों से ही उन्हें जलाकर भस्म कर देंगे।
आरव जल्दी से अपना कोट खोल आयंसी को ढक देता है और राघव उसके बालों पर हाथ फेर उसको शांत करवाते हुए कहता है, बेटू भैया आ गए हैं ना, अब भैया इन्हें पनिश करेंगे, ओके। उन गुंडे में से एक कहता है, ये हमारा माल है, हमारे हवाले कर दे। उन गुंडे की आवाज़ सुन आयंसी राघव को कसकर गले लगा लेती है और डर से कांपने लगती है। उन गुंडों के मुंह से आयंसी के लिए ऐसे शब्द सुन आरव और विवान का खून खौल जाता है और उनका गुस्सा बढ़ जाता है। वो जाकर उन पर लात गुस्से की बरसात करते कह देते हैं। खून तो राघव का भी खौल रहा था कि उन गुंडों की हिम्मत कैसी हुई उनकी बच्ची को हाथ लगाने की, लेकिन इस वक्त उसे आयंसी को संभालना था। आरव एक आदमी को लातों से मारते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारी बच्ची के लिए इतने गंदे शब्द का प्रयोग करते की विवान एक आदमी के हाथ पर अपना पैर रख उसके हाथ के हथेली को अपने जूते से मसलते हुए गुस्से में कहता है, अपने इसी गंदे हाथ से तूने मेरी बच्ची को हाथ लगाया था ना। वो आदमी की वहाँ एक दर्द भरी चीख गूंज जाती है। कुछ ही देर में उनकी हालत अधमरी हो जाती है। तो वो दोनों उन तीनों पर अपने गन तान देते हैं। गन देख उनका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है और उनकी आंखों में इस वक्त सिर्फ दहशत नजर आ रही थी। वो लोग उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन आज बात उनकी जान से प्यारी बहन की थी। वो दोनों उन गुंडे को कैसे छोड़ देते। कुछ ही देर में वहाँ राघव के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उन तीनों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो राघव कहता है, इन तीनों की अच्छी सी खातिरदारी करना, और वो कैसे करना है ये हमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। वो लोग उन गुंडों को लेकर चले जाते हैं, लेकिन आयंसी अभी भी राघव के सीने से लगी डर से कांप रही थी। आयंसी को उस हालत में देख डर तो उनके तीनों भाई भी गए थे कि अगर उनसे थोड़ी देर और हो जाती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। आयंसी ने ना तो अपने भाइयों को उन गुंडों पर गन ताने हुए देखा और ना मारते हुए, क्योंकि राघव ने उनसे पूरे अपने अंदर छुपा लिया था और आयंसी इतनी डर गई थी कि उसे कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिला। अगर आयंसी पास नहीं होती तो राघव तुरंत उन्हें मौत दे देता, लेकिन आयंसी के साथ होने के कारण उसने इस वक्त कुछ नहीं किया। विवान आयंसी के बालों में हाथ फेरकर कहता है, कुछ नहीं हुआ है बच्चा, शांत हो जाओ। विवान के कहने पर आयंसी उसके तरफ देखती है। आयंसी का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। विवान उसके आंसू पोंछ उसके माथे पर प्यार से चूम कहता है, कुछ नहीं हुआ है बच्चे, ऐसे रोते नहीं, आप तो हमारी स्ट्रांग बच्ची हो ना। आरव, हाँ बच्चा, विवान भाई सही कह रहे हैं, अगर तुम ऐसे रोगी तो मैं तुम्हारा चॉकलेट ले लूँगा। आरव ने ये सब आयंसी का ध्यान भटकाने के लिए कहा था और ऐसा हुआ भी। आयंसी राघव की तरफ देखकर मासूमियत से कहती है, भैया आरव भैया मेरी चॉकलेट ले लेंगे। राघव मुस्कुराकर कहता है, नहीं लेंगे। अच्छा अब चलो, तुम्हारी मामा परेशान हो रही है। आयंसी राघव के साथ चलने के लिए कदम बढ़ाती है, तभी आरव उसको रोक देता है और विवान और राघव उसको कंफ्यूज होकर देखते हैं। राघव कहता है, क्या हुआ? आरव आयंसी के ड्रेस को तरफ देख इशारा कर कहता है, भाई आंसू का ड्रेस है। आरव के बोलने पर वो लोग उसके ड्रेस की तरफ देखते हैं। टॉप का स्ट्रिप कंधे से नीचे था, जो कोट के वजह से नजर नहीं आ रहा था, और उसके पेंट का बटन भी खुला हुआ था। आयंसी उनके तरफ देखती है, फिर खुद की हालत देख फिर से रोने लगती है। तब राघव उसके चेहरे को प्यार से थाम कहता है, बेटू रोना नहीं, कपड़े ठीक कर लो, फिर हम लोग चलेंगे। आयंसी हाँ में सिर हिलाती है और जल्दी से खुद के ड्रेस को ठीक करती है। तब राघव आरव का कोट उसके अच्छे से पहना देता है। उन तीनों का ध्यान अब तक आयंसी के हाथों की नाजुक कलाइयों में नहीं गई, जहां उन गुंडों के पकड़ने का निशान था। राघव आयंसी की कलाई पकड़ वहां से चले जाने लगता है। तभी आयंसी के मुंह से एक आह निकल जाती है, तो वो आयंसी की तरफ देखता है जिसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए थे। वो उसका कलाई देखता है जहां उन गुंडों के पकड़ने का निशान थे, जिसे देख राघव और उनके दोनों भाइयों की आंखों में गुस्से से लाल हो गई थी। लेकिन वो लोग आयंसी के सामने अपना गुस्सा जाहिर कर उसको डराना नहीं चाहते थे। इस वक्त उनका मन कर रहा था कि वो लोग उन लोगों को जान से मार दे, लेकिन वो इस वक्त ऐसा कर नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो
आयंसी डर जाती। सिया आयंसी को लेकर परेशान हो रही थी और तानी उसको संभाल रही थी। सिया परेशान होते हुए कहती है, पता नहीं मेरी बच्ची उन्हें मिली भी नहीं या नहीं, गलती मेरी है, मुझे अपनी बच्ची को अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तानी, सिया संभाल लो खुद को, आंसू मिल जाएगी, कुछ नहीं हुआ है उसे। तानी सिया को समझा ही रही थी, तभी आवी का ध्यान सामने से आते आयंसी पर पड़ता है तो उसके मुंह से निकलता है आंसू। आवी की आवाज़ सुन सिया और तानी भी उसके नज़रों का पीछा करते हैं तो उन्हें आयंसी का नज़र आती है। आयंसी को देख सिया और तानी के चेहरे पर एक सुकून नजर आ रही थी। आयंसी सिया के पास पहुंचती है तो झट से उसके गले लगे रोने लगती है। सिया आयंसी के बालों पर हाथ फेरते हुए कहती है, क्या हुआ गया बच्चा, ऐसा क्यों रो रही हो। सिया आयंसी को शांत करवाने में लगी थी, तभी तानी आयंसी को उस पर से नीचे देखती है। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने इस वक्त आरव का ब्लेजर पहन रखा था। तानी आरव की तरफ देखकर कहती है, आरव भैया, ये आंसू ने आपको ब्लेजर क्यों पहन रखा है और इसके बाल बिगड़े हुए क्यों हुए, क्या हुआ है। तानी की बातें सुन उन तीनों भाई के पास कोई जवाब नहीं था। क्या कहते वो लोग कि क्या होने वाला था आयंसी के साथ। सिया आयंसी को खुद से दूर उसको कर ऊपर से नीचे देखती है। आयंसी का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वो काँप रही थी। तभी आवी पानी की बोतल ला आयंसी को देती है, लेकिन वो इतना डर गई थी कि पानी की बोतल उसे तक पकड़ा नहीं जा रहा था, जिससे आवी के हाथों से बोतल ले आयंसी को पानी पिलाती है। फिर उसका चेहरा अपने हाथों में भर कहती है, क्या हुआ बच्चे, इतना क्यों रो रही हो। आयंसी कुछ नहीं कहती, बस रोते रहती है। तब राघव कहता है, सब जाकर बस में बैठो, आंसू को गले लगा कर बैठो, चलो यहाँ से। राघव उसको लेकर बस में बैठ जाता है और उसके साथ सभी लोग भी बैठ जाते हैं। सबका चेहरा उतरा हुआ था। राघव आयंसी का सर सहला रहा था। कुछ देर में वो नींद के आगोश में चले जाती है। तब सिया उसके पास आकर बैठती है और आयंसी के मासूम चेहरे को देखती है जिसमें आंसुओं के निशान सूख चुके थे और उसके पतले गुलाबी होठ डर से कांप रहे थे। सिया प्यार से उसके बालों में हाथ फेरती है। सिया के हाथों का स्पर्श पाकर आयंसी शांत हो जाती है और उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ जाती है, जिसे देख राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो सिया के से कहता है, ऐसा क्या जादू किया तुमने जो यह शांत हो गई। सिया मुस्कुराकर कहती है, ममता भरा स्पर्श है जिससे हर बच्चे को सुकून मिलता है। राघव मुस्कुरा देता है। कुछ ही देर में सब सो जाते हैं। ये लोग तो सो गए, लेकिन कोई था जिसकी आंखें में नींद कोसों दूर थी और वो था अयान, जो अपने कमरे में बैठा शराब पर शराब पिए जा रहा था। और इस वक्त उसके साथ वीरेंद्र और उसका दोस्त रॉकी भी था। जहाँ सदा शराब पीने की वजह से उसकी आंखें नशीली हो गई थी। वो अपनी नशीली आंखों से अपने फ़ोन में आयंसी का फ़ोटो देखते हुए कहता है, बहुत जल्द तुम मेरे बिस्तर में आओगी और मैं तुम्हारा इस मुलायम से रुई जैसे बदन को मसलूंगा, तब तुम दर्द से तड़पोगी, कितना मज़ा आएगा। इतना बोल वो ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी काफ़ी डरावनी थी। एक पल तो वीरेंद्र और रॉकी भी उसकी पागलपन देखकर डर गए। वीरेंद्र शराब के ग्लास से एक सिप लेकर कहता है, आगे क्या करने वाला है तू छोटे। अयान अपने शराब की ग्लास को हाथों में घुमाते हुए कहता है, वो जयपुर जाऊंगा, मेरी लिटिल प्रिंसेस ने इतने प्यार से जो बुलाया है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी जो इस बात का गवाह दे रही थी कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। वीरेंद्र, कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोच लेना कि उस लड़की के भाई कोई है। अगर उसके भाइयों को पता चला तो पता नहीं वो क्या करेंगे। वैसे भी वो अपनी फैमिली और अपनी बहन के सामने ही स्वीट है, बाकी दुनिया के लिए वो तीनों किसी मौत के देवता से कम नहीं है। ये सब बोलते वक्त वीरेंद्र के चेहरे पर चिंता साफ साफ नजर आ रही थी। उसे इस बात का डर था कि अगर राघव उसके भाइयों ने आयन को कुछ कर दिया तब वो क्या करेगा। आयन वीरेंद्र की तरफ देखकर कहता है, भाई आप डर क्यों रहे हैं, वो माफिया ब्रदर्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि उनकी एकमात्र सबसे बड़ी कमजोरी हमारे हाथ में है। रॉकी अयान की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ भाई चिंता मत करो, इस बार हमारी जीत पक्की है। वैसे भी उस आरव से मुझे भी अपना एक पुराना हिसाब पूरा करना है। इस वक्त रॉकी की आंखों में नफरत साफ साफ देखी जा सकती थी। उसके आंखों में वही नफरत नजर आ रही थी जो अयान और वीरेंद्र की आंखों में नजर आ रही थी। उनकी बातें सुन वीरेंद्र मुस्कुराकर कहता है,
है। कितना मज़ा आएगा जब उन तीनों को पता चलेगा उनकी लाडली बहन के साथ जो भी हुआ वो सब उनके वजह से हुआ। मैं उन राघव को टूटते हुए देखना चाहता हूँ, इतना मजबूर देखना चाहता हूँ उसे कि वो मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगे। जिस दिन वो राघव मेरे पैरों में होगा उस दिन मैं बनूंगा इस वर्ल्ड की दुनिया का किंग, इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बादशाह मैं बनूंगा। वीरेंद्र रॉय बनेगा किंग। वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और जिस साजिश से बेखबर सभी अपने सफ़र में सुकून की नींद सो रहे थे। आने वाले तूफान से बेखबर ऐसे से सा रही थी। क्या ये तूफान से पहले की शांति थी या फिर नई साजिशों का आगाज? आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।